आज के क्लास में आप लोग को फिजिक्स का कुछ मोस्ट डेरिवेशन बताएंगे, फिजिक्स फर्स्ट का, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी 2-3 नंबर में भी दिया है, कभी 2 नंबर में भी दिया है, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी 5 में, जिसमें आप लोग को एक बताएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। फिर एक आपको बताएंगे कि जो है अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कराएंगे, V बराबर आई, हम लोग ओम का नियम जानते हो। और एक इसी का एक स्टेप और बताएंगे, व्हीटस्टोन सेतु, जो किरचॉफ के नियम पर आधारित है। पहला हम लोग एक लिखे हैं हेडिंग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, हमने क्या लिखा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा धारा में वैद्युत धारा में संबंध। तो एक हम ऐसे फिगर बना लेंगे, चालक तार है, एक चालक हम लोग तार ले लिए, एक चालक तार है, इससे एक चालक तार ले लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन एक समान संचरित रूप से जो है वितरित हो रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्जेज है, इसका वेग मान लिए vd, इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, और इस तार की लंबाई हम मान लेते हैं l इकाई है। हमने कहा कि हेडिंग का लिखे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो है अपवाह वेग, चालक और धारा में संबंध का स्थापित करना। एक छोटा सा सिंपल सा फिगर बना है, एक तार है, तार पर इलेक्ट्रॉन संचरित हो रहा है एक समान रूप से जो है गतिशील अवस्था में, किस वेग से? अनुगमन वेग vd से। अनुगमन वेग अर्थात अपवाह वेग vd से जो है गतिमान है। इस चालक तार की लंबाई l लिए हैं, क्षेत्रफल a मान लिए हैं। तो इसका एक लाइन हम लोग थोड़ा सा परिभाषा कैसे लिखेंगे, 2 लाइन का, कि मान लेंगे कि माना l जो लंबाई का चालक तार है, माना l लंबाई का चालक तार के अनुप्रस्थ जो काट का क्षेत्रफल है a वर्ग इकाई है, में इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लिए n, में n इलेक्ट्रॉन जो है vd अनुगमन वेग से, या अपवाह वेग भी कह सकते हैं इसको, vd अपवाह वेग से गति की अवस्था में है। vd अपवाह वेग से हम मान लेते हैं कि गति की जो है अवस्था में है। तो अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n माने हैं, तो n माने हैं, तो अगर ये कहा जाए कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इससे वितरित होंगे, तो n a vd होगा, उस चाल से होगा, a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे पूरा उस पे फैल के जाएगा, और vd जो चाल लिए हैं n इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। तो अगर हम कहें कि चालक तार में, चालक जो है तार में 1 सेकंड में वितरित जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, 1 सेकंड में अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो हमारा कितना हो जाएगा? n a vd हो जाएगा। 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? n a vd हो जाएगा। किस स्थिति में? 1 सेकंड में चालक तार के प्रति आयतन में भी कह सकते हैं, एकांक 1 सेकंड में, एकांक आयतन भी जोड़ दें इसमें तो और बेहतर रहेगा। 1 सेकंड में तार में, 1 सेकंड में एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी? n a vd होगी। हम कहें कितने सेकंड का लिखें? 1 सेकंड का। अगर यही हम कहते हैं नहीं, 1 की जगह 30 सेकंड में अगर ले लिया जाए तो यहीं पर हो जाएगा n a vd इंटू t, n a vd इंटू t हो जाएगा। अब एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कुल आवेश बटे एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के अनुपात के बराबर होता है। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होता है? कुल आवेश बटा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्या है? n a vd इंटू t है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसको पहले से लिख लेंगे, बराबर n a vd हो गया इंटू t हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या q अपान e होगा। यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे? चार्ज का, ये हो जाएगा n
ई ए भी डी, यानी ई ए भी डी इंटू क्या बच गया, टी हो गया। क्यू का मान हो गया। हमको आवेश न पूछ के किससे संबंध स्थापित करना है, धारा से। तो चूंकि हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। आई इक्वल क्या होता है, क्यू अपान टी होता है। तो जब आई इक्वल क्यू अपान टी होगा तो क्यू अपान टी रखेंगे, तो क्यू का वैल्यू हमारे पास है और क्यू का वैल्यू कितना है, तो एन ई ए भी डी इंटू टी और अपान टी, टी से टी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अर्थात वैद्युत धारा और जो धारा घनत्व का वैद्युत धारा और अपवाह वेग में एक संबंध स्थापित हो जाएगा कि एन ई ए इंटू भी डी वैद्युत धारा का मान, अपवाह वेग उसमें चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक तार में इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और क्षेत्रफल के गुणन के समतुल्य होता है। आई बराबर एन ई ए भी डी। फिर से मिला लेना है। एक छोटा सा फिगर हम लोग बना है, तो मान लेंगे माना एक एल लंबाई का चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए वर्ग इकाई है, जिसमें एन इलेक्ट्रॉन है, वीडी अपवाह वेग से गति करता है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन के एकांक आयतन में जो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन के एकांक आयतन में एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, एन ए वी डी होगी। फिर टी सेकंड का निकाल लेंगे तो एन ए वी डी इंटू टी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्यू अपन ई होता है कुल आवेश बटा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहाँ से संख्या हमारे पास था एन ए वी डी इंटू टी था, रख देंगे एन ए वी डी इंटू टी रख देंगे, क्यू अपन ई है। यहाँ से कुल आवेश निकल जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा एन ई ए वी डी इंटू टी। फिर हम लोग जानते हैं वैद्युत धारा, वैद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी होता है। क्यू का वैल्यू एन ई ए वी डी इंटू टी रखेंगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आई बराबर हो जाएगा एन ई ए वी डी। ये हमारा संबंध स्थापित हो गया किसके बीच में, अपवाह वेग और वैद्युत धारा के संबंध में। अब अगला लिखेंगे, एक और हेडिंग बता रहे हैं आप लोग को जो कि बड़ी मोस्ट है, कभी 5 नंबर में भी आया है बोर्ड एग्जामिनेशन में और कभी कभी वो 3 नंबर में भी आता है कि अपवाह वेग अर्थात अनुगमन वेग के आधार पर जो है, अपवाह वेग अर्थात अनुगमन वेग के आधार पर जो है हम लोग व्याख्या करेंगे किसका, ओम के नियम की व्याख्या करेंगे। अपवाह वेग या अनुगमन वेग के आधार पर हम लोग ओम के नियम की व्याख्या करेंगे। अभी अपवाह वेग अर्थात इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा वेग, अनुगमन, अनुगमन वेग के आधार पर, अपवाह वेग या अनुगमन वेग के आधार पर हम व्याख्या करने जा रहे हैं किसके नियम के, तो ओम के नियम की व्याख्या, ओम के नियम की व्याख्या करेंगे। हमने कहा लिखा है क्या चीज कि अपवाह वेग और अनुगमन वेग के आधार पर, अपवाह वेग और अनुगमन वेग के आधार पर हम किसके नियम की व्याख्या करने जा रहे हैं, ओम के नियम की व्याख्या। पूरा परिभाषा हम लोग जैसे पिछले वाले में लिखे थे इसी में लिखेंगे उसी तरीके से। एक चालक तार है जो यल लंबाई का मान लेते हैं कि माना, मान लेंगे कि माना यल एक लंबाई का चालक तार है, माना यल लंबाई का एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए ले लेंगे, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है, माना यल लंबाई का एक चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना वर्ग इकाई मान लेंगे, ए वर्ग इकाई है। चालक तार का विभव मान लिया जाए भी है, चूंकि ओम के नियम की व्याख्या करना है तो चालक तार में प्रवाहित धारा आई मान लेंगे और इसका विभव क्या मान लेंगे, आर मानेंगे। चालक तार, चालक तार में प्रवाहित वैद्युत धारा, प्रवाहित वैद्युत धारा जो है आई है और विभव मान लिया जाए चालक तार का जो विभव है वो कितना भी है। फिर से मिला लेना है,
हमको ओम के नियम की व्याख्या करना है। और ओम का नियम क्या है कि चालक तार के विभव और प्रतिरोध का विभव और वैद्युत धारा का जो अनुपात होता है वो सदैव एक नियतांक होता है, तब V बटा के I बराबर R या नियतांक हमको सिद्ध करना है। तो मान लेंगे कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई L इकाई है, माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई L इकाई है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मान लेंगे A वर्ग इकाई है। चालक तार में जो धारा प्रवाहित किया जा रहा है वो I है और विभव भी है। और इसमें एक चीज और जोड़ते चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, चूंकि जिससे आपको सिद्ध करना है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन जो वेग है वो Vd है। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है। तो अभी एक हम लोग डेरिवेशन शिफ्ट किए थे, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध क्या था, तो I बराबर था NEA Vd। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। I बराबर क्या था, NEA Vd था। चूंकि चालक तार है, वैद्युत धारा प्रवाह करें तो कुछ तो वैद्युत क्षेत्र होगा। तो मान लिया जाए कि यदि चालक तार का वैद्युत क्षेत्र, मान लें कि यदि, पहले तो I बराबर NEA Vd को समीकरण 1 मान लेंगे, यदि चालक तार का वैद्युत क्षेत्र कैपिटल लेटर E हो, तो यदि चालक तार का वैद्युत क्षेत्र कितना हो, कैपिटल लेटर E हो, तो वैद्युत क्षेत्र और विभव में एक संबंध होता है और वो ये होता है कि E बराबर क्या होता है, V बटा के L। वैद्युत क्षेत्र और विभव में क्या संबंध है, लंबाई दिया ही है, तो वैद्युत क्षेत्र और विभव में क्या संबंध होता है, तो E इक्वल क्या हो गया, V अपान L हो गया। अब यदि इस तार में क्षेत्र भी है तो बल भी होगा। इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का जो बल ज्ञात करना होगा, इलेक्ट्रॉन का जो हम वैद्युत बल की बात करें तो बल और क्षेत्र में भी संबंध होता है। तो वैद्युत बल, बल को किससे व्यक्त करेंगे, F से। इलेक्ट्रॉन का वैद्युत बल F, बल और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, तो वैद्युत क्षेत्र गुणे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे तो बल निकल जाएगा। E का वैल्यू हमारे पास है, F इक्वल टू हो जाएगा V अपान L, E की जगह रख दिए इंटू E। यह F का वैल्यू हो गया। यदि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का त्वरण, यदि इलेक्ट्रॉन का त्वरण A हो, तो यदि इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या मान लिए A हो, तो चूंकि हम जानते हैं A हो और द्रव्यमान के साथ ही लेते चले, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम इकाई हो, तो फिर से मिला लेना। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, I बराबर है NEA Vd, फिर E का मान आ गया V अपान L। वैद्युत बल का फार्मूला होता है F इक्वल टू E इंटू Q, Q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देंगे, E का वैल्यू रख दिया। अब मान ले कि मान लो त्वरण A हो और उसका द्रव्यमान m हो, क्यों मान है तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो हम F की जगह लिख सकते हैं m इंटू A। किसकी जगह लिख लेंगे, F इक्वल m इंटू A। जब हम दोनों का तुलना कर लेंगे, F की जगह रखेंगे m इंटू A, तो यम ए बराबर हो जाएगा VE अपान L। यहां से हम त्वरण का मान निकाल सकते हैं, किसका मान निकाल सकते हैं, त्वरण A का। A बराबर हो जाएगा VE अपान L इंटू M। हम त्वरण निकालिए, इक्वेशन नंबर सेकंड कर देंगे। अब त्वरण से हम वेग का संबंध स्थापित करेंगे। तो गति है, चूंकि इलेक्ट्रॉन गति की अवस्था में है, समतलित गति है तार में, तो हम गति का तीसरा समीकरण ले लेंगे और वहां से लेते हैं गति के पहले समीकरण से, सॉरी तीसरा कर रहे हैं, गति के अगर हम पहले समीकरण की बात करें तो एक फार्मूला होता है V बराबर U प्लस AT। एक एक इलेक्ट्रॉन का निकालने के बजाय हम संपूर्ण गति का निकालना है। V अनुगमन वेग की स्थिति ले लेंगे, Vd इक्वल टू U प्लस AT। हम चाहे तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की गति का निकाल के फिर जोड़ के भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। Vd इक्वल टू, अगर चालक तार में इलेक्ट्रॉनों को संचरित करने के लिए वाह्य बल न लगाया जाए तो उस स्थिति में U का मान हो जाएगा विराम अर्थात शून्य हो जाएगा, प्लस A का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, VE A का वैल्यू निकाल चुके हैं, VE बटा के LM
इंटू यहाँ पे हो गया टी, अर्थात VD का जो मान आएगा अनुगमन वेग का वो हो जाएगा VE T अपॉन N इंटू L। ये VD का मान आ गया। समीकरण 1 पर आ जाएंगे हम लोग। जब समीकरण 1 की बात करें तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, I बराबर, समीकरण 1 था I इक्वल NEA VD। I बराबर हम लोग क्या लिखे थे, NEA VD। VD माने अनुगमन वेग, और अनुगमन वेग का मान कितना आया उसको रख दिया जाएगा। तो I बराबर होगा NEA इंटू V इंटू T VET अपान N इंटू L। अब यहां हम देख रहे हैं हमको V अपान I चाहिए, हमारे पास अभी फिलहाल में I अपन V का मान आ गया, V को पक्षांतर कर लिए, क्या बच गया N E स्क्वायर AT अपान ML। फिर से मिला लेना N E स्क्वायर AT अपान ML, अर्थात अगर हम इसी का व्युत्क्रम कर दें तो V अपान I आ जाएगा। V अपान I इक्वल टू N N लिख रहे हैं ML अपान N स्क्वायर AT। फिर से मिला लेना है। अब हम इस पूरे को कांस्टेंट मान लेंगे नियतांक, जिसके बराबर हम लोग क्या रखेंगे R। इस पूरे वैल्यू को नियतांक मान लेंगे और इसकी जगह जब R रखेंगे तो V बटा के I इक्वल R, जो ओम के नियम की व्याख्या हो गया V बराबर IR। नियतांक कैसे है, यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, तार की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चार्ज नियत है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नियत समय मान लिया जाए तो नियतांक हो जाएगा, उसकी जगह क्या लिख देंगे R। अतः अपवाह वेग के आधार पर, अपवाह वेग के आधार पर हम किसके नियम की व्याख्या कर दिए, ओम के नियम की व्याख्या कि V अपान I इक्वल R। फिर से मिला लेना, कैसे करना है, एक L लंबाई का चालक तार ले लेना है, एक L लंबाई का चालक तार लेना है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A इकाई है, तार में प्रवाहित वैद्युत धारा I है और उसका विभव भी है। यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग VD हो तो I माने धारा और अनुगमन वेग में एक संबंध होता है, और धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, I बराबर NA VD। समीकरण 1, चालक तार का वैद्युत क्षेत्र E हो तो E बराबर V बटा L, इलेक्ट्रॉन का बल मान लेंगे F बराबर E होता है, यहाँ से बल निकल गया। यदि इलेक्ट्रॉन का त्वरण A हो तो द्रव्यमान M हो तो F बराबर NA, द्रव्यमान बल रखेंगे, यहाँ से A का वैल्यू निकाल लिए, गति का पहला समीकरण लिए, अनुगमन वेग का मान निकालेंगे, फिर वही अनुगमन वेग माने VD का मान, अनुगमन वेग अर्थात VD का मान किस समीकरण में रखेंगे, एक में, I बराबर NEA VD, I बराबर NEA VD, VD का मान कितना VET बटा ML रख दिया जाएगा, वहां से किसके नियम की व्याख्या हो जाएगा, तो ओम के नियम की व्याख्या कर देंगे। इस आधार पर हम लोग किसकी व्याख्या कर दिए, ओम के नियम की व्याख्या। अब आप लोग को बताएंगे तीसरा, व्हीटस्टोन सेतु, जो कि ये 2-3 डेरिवेशन बहुत ज्यादा बार पूछा है। तीसरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा है आप लोग का व्हीटस्टोन सेतु, इसमें न्यूमेरिकल भी देता है। तीसरा है आप लोग का व्हीटस्टोन सेतु जो है, इस पे आप लोग का न्यूमेरिकल भी देता है। सबसे पहले तो इसका एक फिगर हम लोग बनाएंगे। व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है कि 4 ठो हम लोग प्रतिरोधक तार लेते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में हम लोग कैटो प्रतिरोधक तार लेंगे, 4 प्रतिरोधक तार लेंगे, और चारों प्रतिरोधक तारों को इस प्रकार समायोजित करना है कि एक चतुर्भुज की आकृति बने। जैसे हमने कहा एक पहले से चतुर्भुज बना लिए, एक चतुर्भुज बना लिए। अब हमने कहा कि 4 प्रतिरोधक तार लेना है, जिसको किस आकृति में जोड़ देना है, चतुर्भुज की आकृति में जोड़ देना है। हमने कहा 4 प्रतिरोधक तार ले लिए, चारों प्रतिरोधक तारों को इस तरीके से चतुर्भुज की आकृति में जोड़ लेंगे। इसे नाम लिख दिए A। अब इसके बाद
चार प्रतिरोधक तार है, मान लेंगे कि माना चारों का नाम भी कुछ लिख दिया जाए, पी ने मान लिया क्यू आर यस। चार प्रतिरोधक तार थे, ए बी, बी सी डी, ए डी, जिनके प्रतिरोध कौन कौन है, पी क्यू आर एस है। इस प्रकार से समायोजित किया जाएगा कि एक क्या है, चतुर्भुज की आकृति का निर्माण करेंगे। एक विकर्ण के बिंदु बी और डी को एक धारा मापी सुग्राहिता से, एक कुंजी के साथ, सुग्राहिता से एक कुंजी के साथ मान लेते हैं कि जो कुंजी है K2 मान लिया जाए इसको, क्योंकि एक कुंजी नीचे भी हमको समायोजित करना होता है। और दूसरे विकर्ण के बिंदु A और C को, दूसरे विकर्ण के बिंदु A और C को एक सेल और एक अन्य कुंजी के साथ, एक सेल और एक अन्य कुंजी के साथ जोड़ देना है। सेल जोड़ दिया जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, E है। अब यहां से अगर कहा जाए तो इसमें से अगर हम प्रवाहित धारा करेंगे सेल से, आई एम्पियर की धारा जब प्रवाहित की जाएगी तो ये दो भागों में समायोजित। अच्छा, इस तरीके से चारों प्रतिरोधकों को समायोजित करना होता है। इस तरीके से चारों प्रतिरोधकों को समायोजित करना होता है कि अगर हम K2 कुंजी को दबाए भी तो बीच में जो सुग्राहिता जोड़े हैं गैल्वेनोमीटर को, इसमें धारा मापी सुग्राही में कोई भी प्रकार का धारा विक्षेपे ना हो, धारा जीवे ना करे। तो यहाँ जो आई जाएगा हमारा, यह दो भागों में बटेगा, एक को मान लेंगे I1, एक को मान लेंगे I2। यही I1 धारा इसमें भी आ जाएगा और यहाँ से कन्वर्ट होकर I2 यहाँ भी आ जाएगा, फिर यहाँ पे आके I हो जाएगा। ये हम लोग का फिगर बन के तैयार हो गया। व्हीट स्टोन सेतु में चार प्रतिरोधक तार है। परिभाषा कैसे इसका लिखना है, तो कितने प्रतिरोधक चार लिए, चार, तो लिखेंगे माना चार प्रतिरोधक तार जिनके प्रतिरोध हम क्या माने हैं, जिनके प्रतिरोध क्रमशः, हमारा जो प्रतिरोधक तार है उसके प्रतिरोध क्या माने, पी क्यू आर एस है, को इस प्रकार जोड़ना है, माने संयोजित किया जाए, कि संयोजित किया जाए कि यह एक चतुर्भुज की आकृति, चतुर्भुज की आकृति, कौन सी आकृति हम लोग बनाए, ए बी सी डी के रूप में हो। फिर से मिला लेना है। हम इसमें कितने प्रतिरोधक तार लेंगे, चार, चारों प्रतिरोधक तार जिनके प्रतिरोध क्या है, पी क्यू आर एस है, जिनके प्रतिरोध पी क्यू आर एस है, इस प्रकार समायोजित किया जाएगा, इस प्रकार से संयोजित किया जाएगा, अर्थात जोड़ा जाए कि यह एक चतुर्भुज की आकृति का निर्माण करें। वो कौन सा चतुर्भुज बन के, ए बी सी डी का निर्माण के रूप में हो। अब हमने क्या कहा कि इसके साथ एक धारा मापी सुग्राही जी को, किसके साथ, बिंदु बी और डी को, बिंदु बी और डी को एक धारा मापी सुग्राही तथा कुंजी कौन सा, K2, धारा मापी सुग्राही तथा कुंजी K2 के साथ जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जबकि बिंदु ए और सी को, किसके साथ, सी के बीच में किसको, सेल, बिंदु ए और सी के बीच एक सेल तथा एक कुंजी है, कुंजी माने कौन, K1 को जोड़ा जाता है। हो गया, फिर से मिला लेना है। चार प्रतिरोधक तार हैं जिनके प्रतिरोध क्या है, पी क्यू आर एस है, को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि यह एक चतुर्भुज की आकृति बनाए।
अब उसमें बिंदु बी और डी को एक धारामायिक सुग्राही उसके बीच में जोड़ना है, कुंजी K2 जोड़ दिया जाता है, जबकि ए और सी के बीच में एक विद्युत वाहक बल जिसका ई है उसके सेल को और एक K1 को जोड़ दिया जाता है। चारों प्रतिरोधकों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है, चारों प्रतिरोधक माने पी क्यू आर एस को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि कुंजी जब K2 को दबाया जाए, दबाने पर BD के मध्य, कुंजी जब K2 को दबाए तो BD के मध्य कोई भी धारा विक्षेप न, माने धारा ही ना बहे, कोई भी धारा विक्षेप न हो। माने हमको इस तरीके से PQRS का वैल्यू समायोजित करना है कि जब कुंजी K2 को चालू किया जाए अर्थात दबाया जाए तो उसके बीच में किसी भी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित विक्षेप न हो। अब इसके बाद चूंकि इसमें प्रतिरोध है, धारा है अर्थात वोल्टता है, तो हम लोग ले लेंगे किरचॉफ के दूसरे नियम से। किरचॉफ के दूसरे नियम से, अब यहां ध्यान सुनिएगा, किरचॉफ के दो नियम है। पहला नियम है धारा नियम, दूसरा नियम है वोल्टता का नियम। पहला नियम है धारा नियम, और धारा नियम का है किसी परिपथ में प्रवाहित धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो हमेशा शून्य होता है। पहला नियम है धारा नियम। तो धारा नियम का है कि इस नियम के अनुसार किसी भी परिपथ में धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो हमेशा शून्य होता है। दूसरा क्या है वोल्टता नियम, जिसके नियम से हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का छोटा सा डेरिवेशन सिद्ध करेंगे। वोल्टता नियम क्या है कि किसी बंद परिपथ के अलग अलग भागों में प्रवाहित धारा और उनके संगत प्रतिरोध, जैसे इसमें हमारे पास कैटो धारा बहने वाला भले ये सेम है लेकिन 1 2 3 4 प्रतिरोधक तार हैं, इनमें प्रवाहित धारा है, तो प्रवाहित धारा और इनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है पूरे परिपथ अर्थात सेल के विद्युत वाहक बल के मान के क्या होता है बराबर होता है। उसी पे हम लोग इसको लेंगे दूसरे नियम पे। हमारे पास दो बंद पास है, पहला बंद पास लेंगे ए बी डी, ए में इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है अर्थात उसके बराबर हम 0 ले लेंगे। हमने कहा पास ए बी डी ए में धारा है I1 तो हो जाएगा I1P माइनस I2 R, क्योंकि दोनों धाराएं एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं तो विपरीत का मतलब माइनस होता है। सेल के साथ कोई जुड़ाव नहीं है, इक्वल 0। अब इक्वल 0 हो गया, माइनस उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। ये लिख सकते हैं I1P इक्वल I2R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I1P इक्वल I2R, बंद पास कौन सा लिए थे ए बी डी ए में, इसी तरह उधर से ले लेंगे पास बी सी डी ए में, वहां भी विपरीत स्थिति में धाराएं बह रही हैं तो I1Q माइनस I2S इक्वल, इसमें भी कोई सेल नहीं जुड़ा है, सेल तो हमारा निचले परिपथ में है, माइनस को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा I1Q इक्वल I2S। इक्वेशन नंबर सेकेंड करना का है, सिंपल सा डेरिवेशन है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम भाग दे देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से जब भाग दे देंगे यहाँ आ जाएगा हमारा I1P बटा के I1Q, I1P अपान I1Q इक्वल I2R बटा में I2S, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, अर्थात P अपान Q इक्वल टू R अपान S। P अपान Q इक्वल टू R अपान S, ये हम लोग का व्हीटस्टोन सेतु का एक छोटा सा 4 परिपथों के संयोजन का फार्मूला सिद्ध होता है कि संगत प्रतिरोधों के जो अनुपातिक मान होते हैं दोनों पास के वो आपस में बराबर होते हैं। अगले क्लास में आप लोगों को किरचॉफ के नियम के आधार पे न्यूमेरिकल और व्हीटस्टोन सेतु के आधार पे कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे जो कभी 3-3 नंबर में दे रखा है और कभी 5-5 नंबर में दिया है।